तो आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में कुछ और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन अपने एप्लीकेशंस के लिए फेमस है और ये एप्लीकेशंस बुक में एज एन एप्लीकेशन नहीं लिखे हुए, ये बुक्स में एज ए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, खास करके एचसी वर्मा में। तो हम उन क्वेश्चंस को एज ए थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको कि अगर थ्योरी पढ़ ले तो फिर क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एचसी वर्मा उठाएंगे सेकंड पार्ट तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे। थ्योरी उनका मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप घर जाके एचसी वर्मा से उसका क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग कुछ एप्लीकेशन करेंगे, पहला एप्लीकेशन लिखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कुछ एप्लीकेशन लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम और क्या पढ़े थे, डेंसिटी वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना जरूरी होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड है, इनर्शिया और मोमेंट। तो पहले हम लोग इनर्शिया का मतलब समझते हैं। इनर्शिया को हिंदी में जड़ता कहते हैं। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़ से आया है। जड़ मतलब क्या होता है, रूट, पेड़ का जो रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, जड़। क्या कहता है, उस पेड़ को बांध करके रखता है। तो बेसिकली इनर्शिया का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना, अपने प्रॉपर्टी को। तो अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो चाहता है कि रुके रहे। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो क्या चाहता है, और चल रहा है तो चाहता है कि चलते हैं। तो इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं, इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और ये इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसके पास उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। आप सोचो एक पत्थर रखा हुआ है, एक फुटबॉल रखा हुआ है, दोनों का मास में किसका मास ज्यादा है, पत्थर का। तो किसको हिलाना डुलाना आसान होगा, बॉल को। पत्थर को हिलाना डुलाना मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी मतलब उसके रुके रहने का टेंडेंसी भी, इसलिए उसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का रोटेशनल एनालॉग है। मास का क्या मतलब इसका, जैसे मास ज्यादा होने पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने पर ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए। टॉर्क क्या होता है, फोर्स की वजह से किसी बॉडी को जब आप रोटेट कर दें तो टॉर्क कहलाता है। हम लोग यहाँ पे दो तीन बात लिख लें पहले। टॉर्क क्या होता है, तो वेक्टर में भी आपने पढ़ा था, टॉर्क होता है R क्रॉस S। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लें। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरह से, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, तो हम लोग इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और आप इस पे फोर्स लगाओगे, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर फोर्स लगा दिए, ऐसे फोर्स लगा दिए, तो ये बॉडी क्या होगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके क्या करेगा, रोटेट करेगा। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो कितना रोटेट करेगा, कितना तेजी से घूमेगा, उसका मेजरमेंट कौन करता है, टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं, R क्रॉस F करके। ये R क्या है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और एक्सिस से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, एक्सिस से
इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाने वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है? आर वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ से क्या निकलता है? टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट से आया है। किससे आया है? मतलब टॉर्क के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये फोर्स ऐसे अगर लगाएंगे तो ये बॉडी किधर रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा ना। ये टॉर्क का डायरेक्शन, यही टॉर्क का डायरेक्शन। अगर फोर्स ऐसे लगाते तो ये बॉडी किधर घूमता? ऐसे घूमता ना जी। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जा देखिए, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं? आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो बोलो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू आर साइन थीटा। आर और आर साइन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस। आर साइन थीटा को क्या बोलते हैं? इस आर साइन थीटा को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस। जैसे ये फोर्स है और ये एक्सिस है। अगर मैं कहूं कि आप एक्सिस से इस फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का तरीका होता है कि पहले आप उस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये लाइन पूरा एक्सटेंड कर दिए, ये फोर्स का लाइन हुआ। ये फोर्स का क्या हुआ? और मुझे कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? एक्सिस से। ये है एक्सिस। एक्सिस से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करोगे? देखो ये होगा परपेंडिकुलर, होगा ना जी? बोलो। अब देखिए ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, दोनों कैसे ज्वाइंट है? हेड टू। जब दो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइंट हो, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? डायग्राम में एंगल कैसे दिखेगा? हाँ रुकिए, देखिए कितना बेसिक कमजोर है आपका। अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट हो तो उनके बीच का एंगल ही एंगल कहलाता है। हेड टू हेड ज्वाइन हो तो भी उनके बीच का एंगल ही, और अगर हेड टू टेल ज्वाइंट हो तो किसी एक वेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए इसको प्रोड्यूस कर दिया, और इस प्रोड्यूस लाइन का दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में सीखे आप, भुला गए देखिए तो जल्दी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये लेंथ आर है, देखो ये हाइपोटेन्यूज आर है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है? तो ये लेंथ कितना होगा? बोलो ये लेंथ कितना होगा? आर साइन थीटा होगा। आर के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के सामने वाला साइन थीटा होता है और थीटा वाला कॉस थीटा होता है, मतलब आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला आर साइन थीटा। तो फोर्स कितना है? एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इसलिए टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम लोग क्या क्या सीख रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि इनर्शिया किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, या आप इसको कह सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। अगर वो रुका हुआ है तो चाहता है रुके रहे। अगर इनर्शिया ज्यादा है मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके इनर्शिया को भंग करने के लिए, उसको चलाने के लिए या चलते हुए को रोकने के लिए। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, अगर किसी बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, या घूम रहा है तो रोकने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले आप ये डायग्राम बनाइए थोड़ा सा, फिर हम आगे लिखते हैं। तो लिखिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, आप बुलेट पॉइंट में डेफिनेशंस लिख लीजिए। लिखिए पहला, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, inertia is the property of a body to maintain, inertia is the property of a body to maintain its state of rest or motion, it's a state of rest or motion, and it depends on mass, and it depends on mass. सेकेंड पॉइंट, इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जब कोई बॉडी सीधे लाइन में चले, इन ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन
comma higher inertia means that more amount of force will be required to disturb the inertia. More amount of force will be required to disturb the inertia. ठीक है, फुल स्टॉप. पैर चेंज करके मोमेंट ऑफ inertia is the rotational analog of mass. रोटेशनल एनालॉग का मतलब होता है एक जैसा मास का रोल है यहाँ, क्या ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है कि ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए. तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, दैट इज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया means higher torque will be required to rotate a body. Higher torque will be required to rotate a body or stop a rotating body. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं. अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको सब टर्म पता ही नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ आप डेफिनेशन याद रख लीजिए, कुछ फॉर्मूले याद रख लीजिए जिसका यूनिट लिखने आना चाहिए. बाकी जो टर्म मिलेगा उसका यूनिट एंड डायमेंशन लोग लिखते चलेंगे. तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का हो गया मीटर और फोर्स का हो गया न्यूटन. ये हो गया न्यूटन मीटर. क्या हो गया? और न्यूटन क्या होता है? इनटू मीटर. तो केजी का हो गया एम, मीटर का हो गया एल, तो ई का पावर माइनस. ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूटन मीटर है इसको जूल भी कहते हैं, इसको. लेकिन जब भी टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर लिखते हैं तो उसे जूल नहीं कहते. समझ रहे मेरी बात? मतलब 10 न्यूटन मीटर अगर वर्क का यूनिट है तो उसे 10 जूल भी कहेंगे, ठीक है? या एनर्जी का यूनिट है तो उसे क्या कहेंगे? लेकिन अगर हम कहें कि टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर तो कभी भी उसे 10 जूल नहीं लिखते, ठीक? क्योंकि न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट है और वर्क का भी. इसीलिए दोनों न्यूटन मीटर के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए वर्क वाले, एनर्जी वाले न्यूटन मीटर को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं, ठीक? लेकिन इस वाले न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते. तो यहां हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि फॉर टॉर्क न्यूटन मीटर इज नॉट written as जूल. ठीक, ये पॉइंट भी एक याद रखना. अच्छा, इसी में एक दो पॉइंट और बात करें. जैसे जैसे फोर्स इधर आते जाएगा टॉर्क का वैल्यू घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? एक्सिस के तरफ आएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि देखो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना, और डिस्टेंस जितना कम होगा टॉर्क उतना. अगर ये फोर्स यहां से पास करने लगे एक्सिस से तो फिर डिस्टेंस जीरो, इसलिए टॉर्क भी क्या हो जाएगा? तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इफ फोर्स passes through axis
passes through axis, then torque is 0. Then torque is 0. यही वजह है कि डोर्स जो होते हैं, डोर दरवाजा जो हमारा होता है, दरवाजा इस एक्सिस पे फिक्स होता है जिसके अबाउट वो घूम सकता है, और उसका हैंडल कहाँ लगाते हैं? एक्सिस से सबसे दूर। देखें ना आप, दरवाजा का हैंडल हम लोग कहाँ लगाते हैं? सबसे दूर, उसके इधर वाले कॉर्नर पर, ताकि आराम से आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो वो खुल जाए या बंद हो जाए। अगर उस हैंडल को थोड़ा इधर लगा दें, क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा, जितना आप एक्सिस के पास जाते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस घट गया तो ज्यादा फोर्स लगा करके आप टॉर्क जनरेट कर पाएंगे, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। कम फोर्स में लगाओगे तो भी ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया गया, देखो ये तो इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुआ। फिजिक्स जो है 5 स्टेप पे काम करता है। पहला स्टेप क्या है कि हर चीज का कुछ अंग्रेजी होगा, जो हम लोग उसको डेफिनेशन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं अभी तक, कि एक अंग्रेजी के अनुसार एक डेफिनेशन होगा, समझ के फिर हम उस अंग्रेजी के डेफिनेशन को अपने इंग्लिश के डेफिनेशन में समझते हैं। इंग्लिश के डेफिनेशन मतलब जो भाषा हमें समझ में आती है, शुद्ध हिंदी नहीं, हिंदी अंग्रेजी मिला हुआ भाषा, थोड़ा बिहारी टोन, थोड़ा झारखंडी टोन मिला हुआ है ना, नॉर्थ इंडियन वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम इंग्लिश को पहले किस में समझते हैं? अपने इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश जो आप मिक्स करके बोलते हैं। फिर तीसरा होता है हर चीज का मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिजिक्स में हर चीज का क्या होता है? मैथमेटिकल डेफिनेशन। और वो मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है बेसिकली। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे टॉर्क है, तो टॉर्क होता क्या है? फोर्स का घुमाने का टेंडेंसी। ये हुआ इसका अंग्रेजी का डेफिनेशन। हम समझ भी गए इंग्लिश में अपना कि फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा। लेकिन मैथमेटिक्स, उसका फिजिक्स क्या कहता है कि टॉर्क होता है R क्रॉस। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप हमसे ये नहीं पूछ सकते कि टॉर्क R क्रॉस F काहे होता है, ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हर चीज के 2 डेफिनेशन आप समझिए बहुत से होंगे, एक उसका अंग्रेजी वाला डेफिनेशन, दूसरा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये अंग्रेजी वाला डेफिनेशन है, और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल इसका मास m है, जो कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस तरह से, इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से क्या कर रहा है? घूम रहा है, जिसका रेडियस अगर r है, इसका रेडियस अगर, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से लिखेंगे, और कितना होगा? mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या होगा? और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो मास का यूनिट हो गया kg, और डिस्टेंस का kg मीटर स्क्वायर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट होगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये तो किसी पार्टिकल के लिए होगा। अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। जैसे रॉड के लिए, तो रॉड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो सब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके जोड़ देंगे, या उससे जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन प्रोसेस, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल बताएं आपको कुछ, रॉड, तो ये अगर एक रॉड है, तो किसी रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, ये मिडिल वाले एक्सिस के अबाउट, अगर इसका लेंथ L कहें और मास m कहें, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है। कितना होता है? लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछे, एंड वाले एक्सिस के अबाउट, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। इसको हम लोग रिंग कहते हैं, जो हम लोग कहाँ पहनते हैं हाथ में ना, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग। अगर इस रिंग का मास m कहें, रेडियस r कहें, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे अपने मन में कि सर ये रोटेशन फीलिंग आ रहा है। मूर्खों, इसलिए फीलिंग दिलवा रहा है, इसलिए लिख दे रहे हैं एक बार
ताकि मन में बैठ जाए, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, ताकि रोटेशन में दिक्कत ना हो। याद तो रहता नहीं आप लोगों को, कम से कम। हाँ कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग सब सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और बाकी लोग तो नल्ला टाइप देख रहा हो। अच्छा इसलिए बता, फिर मन में सोच रहा है काहे ही मास्टर इतना कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताना थर्मल एक्सपेंशन कैसे डिपेंड करता है, हमको थोड़ी समझ में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ऐसा ही है, आप लोग लिख दे रहे हैं ताकि बार बार करने से याद रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होता है। या तो ऐसे अपने से किए नहीं आप, मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट कि हमारी जिंदगी है, तू बंदूक चला मास्टर, दुश्मन को मार हम जीत लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन मास्टर साहब काम है कि आपको लिख दे रहा है बार बार ताकि याद रहे आपको, 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा शायद, ये उम्मीद करते हैं आपसे, ताकि याद आप ही करना है। इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है mr², ठीक है। और अगर डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट पूछे तो इसका आधा हो जाता है, याद रखना। इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, mr²/2। इसी तरह अगर मैं डिस्क का पूछूं, ये डिस्क है, डिस्क मतलब सीडी का कैसेट, डिस्क का मास m, रेडियस r है, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट हाँ उसका आधा हो जाता है पूरा mr²/2 होता है। और डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mr²/। उसके बाद आपको याद रखना है स्फेयर का, स्फेयर। तो स्फेयर दो तरह का होता है, एक होता है सॉलिड स्फेयर और दूसरा होता है, तो अगर मैं इसको कहूं कि ये हॉलो स्फेयर है जिसका मास m है, रेडियस, और सॉलिड स्फेयर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये सॉलिड स्फेयर। अच्छा कभी कभी ना आपको डायग्राम देख के कंफ्यूजन होगा कि रिंग है कि स्फेयर है, या डिस्क, सॉरी डिस्क है कि स्फेयर है, डिस्क है कि, तो एक कन्वेंशन याद रखिएगा कि जब भी 2 डायमेंशनल बॉडी होता है तो उसका हैचिंग पैरेलल लाइन से किया जाता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से, ये देखिए ठीक। और जो 3 डायमेंशनल बॉडी होता है उसका पैरेलल कर्व हैचिंग होता है, ये ऐसे किया है, तो दोनों पैरेलल है लेकिन ये सीधा सीधा लाइन नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये साइंस मतलब ये कन्वेंशन होता है ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये कन्वेंशन है। तो इस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और इसका होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। तो आप देख सकते हैं अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसीलिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि फॉर एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फॉर्म में होगा, mk²। किस फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां पे k का कुछ वैल्यू होगा, जहां पे k का कुछ वैल्यू होगा, और इस k को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस k को क्या बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन को जैसे समझिए, हम आपसे एक सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड k फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट an axis passing as its diameter, passing as its diameter। ये अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे कि हमसे किसका के पूछ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, सॉलिड स्फीयर का। तो पहले आप सॉलिड स्फीयर बना लीजिए, ये रहा सॉलिड स्फीयर। किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट, तो इसका डायमीटर बना लीजिए, ये रहा डायमीटर। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी याद करके आए, कितना होता है mr²। एक बात और, मैं तो यहाँ बार बार सॉलिड स्फीयर लिख दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्फीयर लिखा रहे तो हमेशा सॉलिड स्फीयर ही समझना है, हॉलो स्फीयर लिखा रहेगा। अगर सिर्फ स्फीयर लिखा रहे तो क्या समझना है, या सिर्फ सिलेंडर लिखा रहे तो क्या समझना है,
तो किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mk²। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप किसके बराबर कर दीजिए, जितना होता है उसको किसके बराबर कर देना है, तो mm गया काम से, तो k ने के नहीं निकल जाएगा, ये अंडर रूट k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से किसी बॉडी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मुझे ये बताइए, इतना हम डिस्कशन इसलिए कर रहे थे कि मुझे एक सवाल जानना था कि ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये एक लीनियर पैरामीटर है कि एरियल पैरामीटर है कि वॉल्यूम पैरामीटर है। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या फार्मूला आया, सब कुछ नंबर इनटू रेडियस, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस कैसा पैरामीटर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ, और हीट करने से ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, चेंज होगा। भाई हीट करेंगे तो रेडियस बढ़ेगा ना, और रेडियस के प्रोपोर्शनल है कि नहीं के, तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी, और इसमें जो बढ़ेगा तो कैसा वाला फॉर्मूला लगाओगे, लीनियर एक्सपेंशन का कि एरियल एक्सपेंशन का कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो अगर हम कहें कि लेट, हम लोग अब थर्मल एक्सपेंशन पे आ गए, लेट k0 इज इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन, इज इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k किसी भी टेम्परेचर पे k कितना होगा, k0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, k0 इंटू 1 प्लस, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा पैरामीटर है, लीनियर पैरामीटर है, इसलिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला चलेगा, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला चलेगा, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला चलेगा। ठीक, तो ये तो हुआ कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस। ठीक, लेकिन हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलना है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, अगर k0 इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन है तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mk², तो m इंटू k0²। बोलो ये क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल मोमेंट ऑफ रेडियस, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल को मैं I लिखूं तो I का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, mk²। मास तो वही रहेगा, हीट करने से मास चेंज होता है जी, बोलो ना जोर से, ये तो 1 किलो सोना लाओगे हीट करके 2 किलो हो जाएगा, होता है 50,000 का मतलब 10 ग्राम सोना लाएंगे 50,000 का, और उसको हीट करेंगे थोड़ा देर में 10 ग्राम से 15 ग्राम या 20 ग्राम हो गया, और जाके उसी सोनार को बेच देंगे 1 लाख रुपया में, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास वही रहेगा, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो m और k का फॉर्मूला देखो हम लोग k0 के टर्म में जानते हैं, k का फॉर्मूला क्या है, k0 इंटू 1 प्लस, तो k² का फॉर्मूला क्या होगा, k0² इंटू 1 प्लस, ये हो गया I का फॉर्मूला, है ना। ये इक्वेशन लिखे वापस से, I की जगह I लिखे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखे, m की जगह और k की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख दिए। अब बताओ ये mk0² क्या है, I0 है, बोलो, और ये लिखा हुआ है a प्लस b का, तो क्या लिखोगे, a², 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b² होगा अल्फा² डेल्टा t², हम जानते हैं कि अल्फा बहुत 10⁻⁻5 के ऑर्डर में, तो अल्फा² -10, तो 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, 10⁻⁻10 समझ रहे हैं, 0.9 को 0 के बाद 1 है ना, तो 1 के साथ उतना ऐड करके कोई फायदा नहीं है, तो अल्फा² डेल्टा t² नेग्लिजिबल, तो a² लिख दिए, b² भी लिख दिए, वो 0 है, प्लस 2ab, तो 2 अल्फा डेल्टा t, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा यहाँ क्या है,
2 अल्फा, मतलब इसके लिए बीटा भी लिख सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीटा डेल्टा टी आप लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू 1 प्लस या 2 अल्फा डेल्टा टी, दोनों बात तो एक ही है, बीटा या कहो या 2 अल्फा कहो। तो यही हमारा थर्मल एक्सपेंशन में था कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। ठीक, तो हम लोग किस पर इफेक्ट देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखिए हम लोग क्या क्या सीखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया गया है, फिर हम आपको कुछ एग्जांपल बताए अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इसलिए हम फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला लिखे mk, जहां पे k को क्या बोलते हैं, जो कि एक लीनियर पैरामीटर है, जो कि एक कैसा पैरामीटर है, और हीट करने से ये बढ़ेगा, लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले की तरह चलेगा। और फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाला, तो उसमें क्या होता है, 2 अल्फा डेल्टा टी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। अब इसके वजह से अलग अलग पैरामीटर्स में कुछ फर्क हो सकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो फॉर्मूला हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ और चीजों में, तो अगला जो एप्लीकेशन है उसमें इसका यूज पड़ेगा। अगला एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन रोटेटिंग बॉडी, ऑन ये सब टॉपिक खूब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक का दोहरा लाभ है। कैसा लाभ है, हो सकता है कि कल को आपको ये चीज नहीं पूछे जो हम लिखने जा रहे हैं, या जो पीछे लिखे थे वो चीज नहीं पूछे, हो सकता है आपसे ये सवाल ही पूछ दे एग्जाम में कि फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर अबाउट डायमीटर, या सॉलिड स्फीयर की जगह हॉलो स्फीयर का पूछ दे, या रॉड का पूछ दे। तो दोहरा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोटेशन में भी जो पूछा जा सकता है वो भी हम लोग यहाँ साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, और पूछा जा सकता है नहीं, पूछे गए हैं। और खास करके अभी जो हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जेईई मेंस में कम से कम 5 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। थर्मल एक्सपेंशन से नहीं, किससे, रोटेशन से। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल खूब काम देता है। और हम लोग कुछ सवाल भी कर लेंगे जो जेईई मेंस में पूछा गया, चट मंगनी पट भी है, 2-4 एक पन 2 काज वाला काम करना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसका, रोटेटिंग बॉडी का। कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है, रिंग हो सकता है, रॉड हो सकता है। तो अगर कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी है मान लीजिए ये, और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, और इसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा ω1। ये ω1 क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर, और एंगुलर स्पीड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकंड। कभी कभी एंगुलर स्पीड के जगह आरपीएम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आरपीएम। तो ये वर्ड से भी फेमिलियर हो जाइए, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट। तो अगर आरपीएम दिया हुआ है तो उससे ओमेगा निकलता है, आरपीएम को कैपिटल एन से लिखता है जनरली, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn/60, ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आरपीएम दिया हुआ हो तो आरपीएम यहां रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, ओमेगा। कभी कभी आरपीएस दिया रहेगा, आरपीएस को स्मॉल एन से लिखते हैं, और ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और इससे अगर ओमेगा निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2πn, इतना रेडियन पर सेकंड। देखो ये सब बहुत जगह यूज पड़ेगा, ये सब पॉइंट सर्कुलर मोशन में भी यूज पड़ जाएगा, आगे चल के एसी 12th क्लास का टॉपिक में पढ़ना है वहां भी यूज हो जाएगा। ये सब कहीं भी बातें, सब बहुत बेसिक बातें हैं, कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो हम क्या बोले, अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और क्या होगा, जैसे जब कोई बॉडी चलता है, जब कोई बॉडी, तो उसके पास मास होता है, और कोई बॉडी चल रहा है, इसका क्या मतलब समझते हैं, उसके पास कुछ क्या होगा, वेलोसिटी हो। कोई बॉडी रुका हुआ है मतलब
चल रहा है मतलब वेलोसिटी होगा। तो इसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को हम लोग किससे लिखते हैं? P से। और वो क्या होता है? मास इनटू। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू। और फोर्स एक एजेंट है जो कि इस लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन ला सकता है, चेंज कर सकता है। और उसको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? dp बाय। ठीक, समझ रहे मेरी बात? लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, दोनों कैसे रिलेटेड है। और सोचिए अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, लीनियर मोमेंटम अगर, क्या मतलब इसका, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? फोर्स कैसे आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ P से। और P अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हम लोग तो कहें ही कि फोर्स एक एजेंट है जो मोमेंटम में परिवर्तन ला सकता है, चेंज ला सकता है। तो मोमेंटम बाद चेंज ही नहीं कर रहा है तो फोर्स क्या होगा? तो उसको हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स, तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट के लिए ही अंग्रेजी में एक और वर्ड चलता है, कंजर्व। क्या रहेगा? और इस बात को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। इस बात को क्या बोलते हैं? COMP। तो तीन बात सीखे हम। कोई बॉडी अगर है तो उसका लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स मोमेंटम में होने वाला चेंज का रेट होता है। और अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस बात को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल सेम चीज एक रोटेटिंग बॉडी के लिए भी होता है। जैसे यहां मास है वैसे ही यहां मोमेंट ऑफ, इसलिए हम लोग क्या लिखे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। जैसे यहां स्पीड है यहां भी क्या है? एंगुलर स्पीड है। तो जैसे वहां मोमेंटम है वैसे ही यहां एंगुलर मोमेंटम होता है। L से लिखते हैं। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर क्या फॉर्मूला होगा? I इंटू ओमेगा। मास इंटू वेलोसिटी था ना, तो m की जगह I, ये ओमेगा। तो अभी इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना चाहें L1 तो क्या लिखेंगे हम लोग? I1 ओमेगा 1। ठीक है। अपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr सुना होगा ना? वो किसी पार्टिकल के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो इसको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखो अभी पार्टिकल हम बनाए थे एक जगह, ये देखो ये पार्टिकल था ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूं, इसका क्या लिखूं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी आप क्या सीखे? I इंटू ओमेगा। अगर मैं इसके स्पीड को v लिख लूं, इसका स्पीड कितना लिख लूं? तो v और ओमेगा और r में रिलेशन होता है। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का mr² इंटू ओमेगा, ये लिख दिए। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, m r दो बार लिख सकते हैं तो एक r रहने दिए, एक r इंटू ओमेगा हो गया और वो क्या बन गया? v। mvr आया कि नहीं आया? तो इसी वजह से किसी पार्टिकल का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। इसका फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल्स टू ओमेगा r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, एंगुलर मोमेंटम इतना। तो हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? I इंटू ओमेगा। I उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा उसका। इसी तरह जैसे यहाँ फोर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? टॉर्क। अभी पीछे लिखे थे ना टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस F। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है बिल्कुल ऐसा ही। जैसे यहाँ फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब dl/dt। ठीक। और जैसे अगर फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, वैसे ही अगर टॉर्क जीरो हो, अगर टॉर्क और टॉर्क जीरो कैसे हो सकता है? अगर फोर्स ना लगे तो भी टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स ही नहीं है। और दूसरा टॉर्क जीरो कब हो सकता है? अगर फोर्स एक्सिस ऑफ
फोर्स लग रहा है, लेकिन किससे पास कर जाए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, और अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इसे क्या कहोगे, इस प्रिंसिपल को कौन सा प्रिंसिपल कहोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस प्रिंसिपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे सवाल पूछा है, तो हम सारे सवाल पर करेंगे अभी, इस पर बहुत सारे सवाल देखेंगे, लेकिन पहले जो हमारा मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। हमारा मुद्दा क्या था, हम पढ़ रहे थर्मल एक्सपेंशन, और हम जानना चाहते हैं कि अगर मैं घूमते हुए बॉडी को गर्म कर दूं तो क्या होगा इसके साथ। तो आप सोचिए, अगर मैं इस घूमते हुए बॉडी को, जिस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, जिस पर कोई टॉर्क, अगर मैं इसको हीट करूं तो हीट करने से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या असर पड़ेगा, बोलो, अभी तो बताया, अरे मूर्खों, अभी तो बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाएगा, बोलो। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, I इंटू, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट क्या रहे। तो हमारा पॉइंट कंक्लूजन का क्या हो गया थर्मल एक्सपेंशन के लिए, हमारा कंक्लूजन का पॉइंट ये हुआ on heating a rotating body, on heating a with zero torque, with moment of inertia क्या होता है, बोलो, increases, and so angular speed क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये सब सवाल पूछा जाएगा जनरली, जेई मेंस या नीट में कम पूछे जाते हैं, आईआईटी में ज्यादा ये सब चीज पूछा जाता है। एंड सो एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज एल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जो कि I इंटू ओमेगा है, वो क्या रहता है, रिमेन्स। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं L इज इक्वल्स टू क्या होता है, I ओमेगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। ठीक, तो अभी मैं पहले थर्मल एक्सपेंशन के लिए बात कर दूं इस पर, तो हम लोग इनिशियल स्पीड I0 मान लेते हैं और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और ये प्रोडक्ट क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और फाइनल स्पीड प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, जितना इनिशियल उतना ही। तो ये इक्वेशन कैसे लेके समझ में आया, क्योंकि I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट क्या है, अब जरा देखिए, I0 ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू, I का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके, क्या होता है, I0 इंटू 1 प्लस इंटू, अब जरा बताओ, ये I0 से I0, तो ओमेगा का फॉर्मूला निकल गया, क्या होगा ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा नॉट बाय, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का, सॉरी एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। और इसको देखिएगा जरा ध्यान से, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी का पावर, और जब भी ऐसा जैसे ही लिखे आपके दिमाग में क्या मचना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स का पावर n, और ये अगर x बहुत छोटा हो 1 के रेस्पेक्ट में, तो होता ही है अल्फा 10 टू पावर माइनस 5, 1 के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत, तो सीधा सीधा पावर यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये भी एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला चलता है। ठीक, और ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये टर्म बढ़ेगा तो ज्यादा माइनस होगा, मतलब एंगुलर स्पीड, ये हम लोग लिखे हैं एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है, एंगुलर स्पीड,
क्या बात समझ में आया? पक्का? अब इस बात को रोटेशन में कैसे कैसे पूछता है? इस बात को कहां पूछता है? रोटेशन में। तो मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल आपको रोटेशन का बता रहा हूं। रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल का कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं जो जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है, नीट में बहुत बार पूछा गया, आईआईटी में बहुत बार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर रोटेशन का दो हॉट टॉपिक कहा जाए जिससे हर साल सवाल आते हैं, तो एक टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। आपको रोटेशन कितना भी समझ में आए नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इस दो टॉपिक को जरूर तैयार करके जाए, है ना। हो सकता है कि आप जो रोटेशन खूब पढ़ा हो उससे अच्छे से सवाल सॉल्व करके आ जाए, क्योंकि आपका दिमाग में ज्यादा कुछ आता नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी तो बता देंगे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सवाल कुछ भी तो बता देंगे। ये दो टॉपिक जरूर करके जाए हमेशा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो आपके स्कूल में खूब पूछा जाता है, पहले वो कर रहे हैं कि क्या होगा इफ लार्ज नंबर ऑफ tall buildings are constructed on earth। अगर अर्थ पे हम बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना दें तो क्या होगा? क्योंकि ये पहले अर्थ था ऐसे, और आप जानते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ओमेगा नॉट अगर लिख दें, कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, कल के एग्जाम में सवाल आ जाए, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। आप लोग तो कहेंगे मास्टर साहब बताए नहीं थे। सॉलिड स्फीयर के लिए अरे मूर्खों, ओमेगा होता है 2π/t। ओमेगा क्या होता है? कितना एंगुलर स्पीड, एंगुलर कितना एंगल चला। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम करके। तो एंगल बाय टाइम, एक बार घूमा तो कितना एंगल चला? 2π। और टाइम मतलब कितना टाइम लगा घूमने में। और आज तो कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। बोलो तो 2π/86,400 सेकंड, इतना रेडियन पर सेकंड होता है। कौन सा बड़ा बात है? अभी दीपक मुंह ताक रहा था, ओ ये ओमेगा कैसे पूछ दिया। और एग्जाम में अगर आ जाएगा नहीं बना के तो कहेगा करीब मास्टर में नहीं बताया। अरे मास्टर तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t हमेशा बताते हैं, है ना। कई बार बुद्धि भी निकालना होता है कि टाइम पीरियड तो पता है ना आपका, हालांकि हम बता दिए। मैक्सिमम सवाल तेरे एग्जाम में जो है हम बता देंगे, फिर नहीं बना के तो अपने आप को गाली देना कि मास्टर साहब तो बढ़िया ही पढ़ाते थे, हम ही नालायक निकल गए। रिवाइज करते कॉपी का तो बन जाता। मैक्सिमम चीजें आपके नोट्स कॉपी में होंगी। और होता क्या है दिक्कत, हम अपने नोट्स को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो आप क्या करते हैं, आपको 10th का आदत रहता है, आप नोट्स बना लिए, खूब अच्छे सुंदर सुंदर लिख लिए, और क्वेश्चन बनाने बैठे तो खाली क्वेश्चन बना रहे, बनिए नहीं रहा है, और फिर परेशान। क्लास 11-12 के टॉपिक में सबसे पहला प्री रिक्विजिट चीज है कि आप अपना नोट्स सामने रख के बनाइए। बच्चा बोले सो चीटिंग ना हुआ, नोट्स को देख के बनाएंगे। अरे मूर्ख, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या बना रहा है? पहले फॉर्मूला याद तो कर। एग्जाम में देख के बनाना चीटिंग है। घर में तो पहले फॉर्मूला याद करेगा तब ना। अब यही चीज एग्जाम में सवाल है, बच्चा बना ही नहीं पा रहा है। सर मुझे कुछ अइबे नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या करें। अरे कॉपी में देखो भाई ओमेगा क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ पर है वो चीज, उसको देख के जब आप बनाना सीखेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर पूरा सिलेबस खत्म करो, बुक सॉल्व करो। उसके बाद जब रिवीजन सीरीज शुरू होता है, टेस्ट सीरीज शुरू होता है, तो आप जो टेस्ट सीरीज में एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, और अपने नोट्स में ढूंढिए वो टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़िए, तब आप अपना पूरा पोथी जो नोट्स का बनाया हो वो रिवाइज कर पाओगे 5-7 बार एग्जाम के पहले। और अगर आप अपने पोथी को रिवाइज कर लिए सही से, तभी तो सिलेक्शन होगा। हमारा नोट्स हमारे कबर्ड में पड़ा रह जाता है अच्छे से, और इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। सोचिएगा इस बारे पे गौर से। तो ये अर्थ का एंगुलर स्पीड है, अभी इतना है। और अर्थ का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, आई नो। बोलो अब हम क्या करें, इस पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का, वो तो सन के एक्सिस से ही पास कर जाता है, तो टॉर्क जीरो। अगर मैं अर्थ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बना दूं, ये लीजिए एक बहुत लंबा सा बिल्डिंग ऐसे बना दिए, बुर्ज खलीफा टाइप बहुत सारा बिल्डिंग, तो क्या हुआ, जो अर्थ का मिट्टी यहाँ पे था वो मिट्टी अब क्या हो गया, एक्सिस से दूर चला गया। दूर चला गया कि नहीं चला गया? मिट्टी से ही सीमेंट बनता है, बालू सब मतलब मिक्स होके बनता है ना, ईंट, वो सब दूर चला गया।
तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? दीपक बोले घट जाएगा। अरे मूर्ख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। m क्या है? मास। मास तो वही रहा। अरे भाई गड्ढा यहां से निकाल करके खाली ऊंचा कर दिए, लेकिन r क्या हो गया? xr क्या होता है? एक्सिस से डिस्टेंस। पहले यहां था, r अलग था, अब क्या हुआ? यहां चला गया, r क्या हो गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है? तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्या होगा? मतलब अर्थ धीरे धीरे घूमने लगेगा। अर्थ तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटा से ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? बोलो। धीरे धीरे घूमेगा तो 24 घंटे से, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 24 घंटा हो जाएगा। टाइम पीरियड को ही हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अ डे। एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटा। तो टाइम पीरियड को ही क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ। फिर आप लोग का एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा कि सर 24 घंटा है, कैसे पढ़े इतना? तो एक काम करो, बहुत सारे क्या कर दो, बहुत सारे टॉल बिल्डिंग, इतना बिल्डिंग बनाना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिग्निफिकेंट चेंज हो, तब अर्थ का स्पीड क्या हो जाएगा? कम। क्या ये बात समझ में आया? पक्का? अब वो लोग सोच रहे हैं चलो अब बुर्ज खलीफा चलेंगे, बनाएंगे। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, सुनो ध्यान से, इधर देखो। अब मैं सिर्फ एक बॉडी बना रहा हूं, किसको नहीं दिख रहा उधर से? तो काय बैठा है उधर में? इधर बेंच खाली काय नहीं बैठा? चिल्ला रहा है, दिख भी नहीं करता। अरे नहीं दिख रहा है तो इधर बैठ जा, देखो कोई मना किया? उधर इतना बेंच खाली है, बैठ जा कहीं भी। तो जान करके ऐसे जगह बैठा जहां से ना दिखे। देखो हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ रिंग का ले रहे हैं, ये रिंग या डिस्क का। यहाँ डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, हॉलो स्फेयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है। तो किसी के लिए भी कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, ऐसे इक्वेशन लिखेंगे। सवाल क्या है? एक देखिए रिंग है मान लीजिए, और ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है ओमेगा नॉट स्पीड से। कौन? एक रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है। तो हमने अभी याद किया कि रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। कितना होता है? तो अभी इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mr² इंटू ओमेगा नॉट। हमने क्या किया, इस रिंग के साथ जेंटली दो पार्टिकल छोटे छोटे अटैच कर दिए, 2 3 कितना भी कहा सकता है, एक भी। तो जेंटली 2 कहा जाता है ताकि बैलेंस्ड हो, अपोजिट लगाया जाता है। जेंटली 2 particles are attached to diametrically opposite points। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से 2 पार्टिकल लगा दिए। अब फिर से डायग्राम बनाइए। एक पार्टिकल यहां लगा दिए कैपिटल M मास का, एक पार्टिकल यहां लगा दिए कैपिटल मास का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब क्या होगा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रिंग का तो mr² रहेगा ही, और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा। कितना? m इंटू कैपिटल r², कैपिटल M इंटू कैपिटल r²। इसका भी उतना ही, तो क्या लिख दूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, मास जैसे है स्केलर क्वांटिटी, तो 2 kg साथ में 3 kg रख दिए तो टोटल मास, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ऐड हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो गया? चेंज हो गया। एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगा? तो कितना होगा एंगुलर स्पीड? यही पूछा गया था, हाउ मच विल बी न्यू एंगुलर स्पीड। तो फिर से देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम जेंटली प्लेस किए हैं तो कोई फोर्स नहीं लगा है, इसलिए जेंटली लिखा हुआ। कोई फोर्स ही नहीं लगा है तो कोई टॉर्क भी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो। फिर से लिखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? मैं कैपिटल R² कॉमन ले लूं तो स्मॉल m प्लस
ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। आई ये लिखे, ओमेगा लिखे। और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को किसके बराबर कर देना है? तो क्या ओमेगा नहीं आ जाएगा? ये देखो इधर में से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस वाले टर्म को इधर भेज दो, m ओमेगा नॉट बाय स्मॉल m प्लस। आया कि नहीं आया? अब बोलो यहाँ डिस्क दे दे तो कोई दिक्कत है? तो जेई मेंस में पहली बार रिंग देके पूछा, अगली बार डिस्क देके पूछा, फिर अगली बार रिंग देके पूछा, अगली बार स्फेयर देके पूछा, क्या फर्क पड़ता है? खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका लिखते जाएंगे, तो जैसा भी होगा यहाँ पे लिख करके ऐड करते जाएंगे। समझ रहे हैं? आईआईटी ने क्या पूछा? एक सवाल देखो, मैं आईआईटी वाला कराता हूं। आईआईटी ने पूछा कि देखिए एक डिस्क है, एक क्या है? एक डिस्क है, और इस डिस्क में एक ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव मतलब होता है खांचा। डायमीटर के लॉन्ग एक क्या बना हुआ है? ग्रूव। ग्रूव मतलब होता है दो लाइन के बीच में थोड़ा स्पेसिंग होता है जिसमें कुछ चल सकता है। जैसे आप खिड़की वगैरह, जो स्लाइडिंग खिड़की होता है उसमें देखते हो, खिड़की फंसा होता है ना दो चीज में, जिसमें वो स्लाइड कर सकता है, उसको खांचा को क्या बोलता है? ग्रूव। और ये डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है कुछ स्पीड से, ओमेगा से। इस ग्रूव में एक चींटी है जो यहां से, एक इंसेक्ट है जो यहां से चलना शुरू किया, और वो ए से चल के कहां तक आएगी? बी तक। सेंटर से होते हुए कहां तक जाएगी? तो सवाल था, एज द इंसेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B, then the omega will, ओमेगा क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन बी डिक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली, फिर द फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और डी है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ये चार ऑप्शन थे, बताइए क्या होगा? देखिए सोचिए क्या होगा, सोच के बताइएगा। बताओ मैं, देखो क्या होगा। पहले ये चींटी यहां था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था कि कम था? बोलो ना जी, क्यों ज्यादा था? डिस्टेंस ज्यादा था। इस चींटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था क्योंकि डिस्टेंस। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है? कंजर्व रहना है। मतलब आई इंटू ओमेगा क्या रहना है? ज्यादा था अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे जैसे ये चींटी चलते चलते यहां आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि घटा? तो आई घटा, ओमेगा क्या होगा? जैसे जैसे चलते जाएगा इधर, आई घटते जाएगा, ओमेगा जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। एंड का तो जीरो ही हो जाएगा, खाली डिस्क का बचेगा। फिर ये और आगे चला क्योंकि बी तक पहुंचना है, ये और आगे चला, अब फिर सेंटर से दूर जाने लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या होने लगा? तो ओमेगा। तो सुनिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले घटा था फिर, और ओमेगा उल्टा चलेगा। ओमेगा पहले फिर, ओमेगा के बारे में पूछा आपसे, क्या बात समझ में आया? आसान क्वेश्चन की टफ क्वेश्चन, वेरी इजी। खाली पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाते हैं, कहां कहां लगाते हैं।
पक्का? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और वो है ग्रेविटेशन में। केपलर का जो दूसरा नियम है, केपलर का दूसरा नियम कहता है कि जब प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो गिवन टाइम इंटरवल में गिवन एरिया स्वैप करता है, गिवन टाइम इंटरवल में, और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एरियल वेलोसिटी। तो ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड। तो जो प्लैनेट है सन के अराउंड घूमता है इलिप्टिकल पाथ में। कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ। केपलर ने कहा था कि कैसा पाथ होता है? इलिप्टिकल पाथ अकॉर्डिंग टू केपलर, अकॉर्डिंग टू केपलर। और ये केपलर का पहला लॉ है। केपलर का पहला लॉ कहता है कि प्लैनेट कौन से पाथ पे चलते हैं? इलिप्टिकल पाथ पे, विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। ये सन है, ये क्या है? अपने सूरज दादा, इससे रोशनी निकल रहा है, चलो ठीक। और इधर में अपनी धरती मैया है, ठीक। अब देखिए ये जो मास है कुछ देर में यहां आ गया, तो सन के साथ कुछ एरिया स्वैप किया कि नहीं किया? ये एरिया स्वैप किया, ये एरिया स्वैप किया। dt टाइम में ये dA1 एरिया है। कितना एरिया है? फिर जब धरती मैया यहां आ गई और ऐसे चला, dt टाइम ही चला, तो इस बार ये एरिया स्वैप किया, ये एरिया dA2 है। तो अगर सेम टाइम इंटरवल देखा जाए तो ये एरिया क्या होता है? बराबर होता है dA1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है dA बाई dt, dA बाय एरिया बाय टाइम। तो टाइम तो सेम है और एरिया भी क्या है, तो एरियल वेलोसिटी भी क्या रहेगा, मतलब dA बाई dt क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है? तो देखिए सन जो फोर्स लगा रहा है इस तरह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहां से पास कर जाएगा? सन ही तो एक्सिस भी है ना, सन के अराउंड ही घूम रहा है ना, तो टॉर्क क्या हो जाता है? जीरो। तो हम कहेंगे कि टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है? कंजर्व रहना है। और जरा मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? और ये तो पार्टिकल जैसा ट्रीट होगा, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² इंटू, क्या मैं इसको लिख दूं mr² इंटू, ये एंगुलर मोमेंटम होगा इस प्लैनेट के लिए। अब देखो ये प्लैनेट यहां पर जब चला तो यहां कुछ एंगल बनाया, ये एंगल मान लेते हैं हम लोग d थीटा है। कितना एंगल बनाया? तो क्या हम पर ये एरिया लिख सकते हैं? ये एक सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है? जरा देखो यहां, ये बहुत छोटा सा डी थीटा है, इसलिए इसको सेक्टर मान सकते हैं। और सेक्टर का एरिया आपने बचपन में पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ा था भाई? पूरे सर्कल का होता है πr² इंटू थीटा बाय 360, क्योंकि पहले डिग्री में लिखा करते थे थीटा, इसलिए नीचे 360 लिखा करते थे। अभी अपन रेडियन में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2π, और थीटा की जगह यहाँ डी थीटा है। क्या है? तो पाई पाई कटा, क्या बना एरिया? हाफ r² डी थीटा। तो ये dA का फॉर्मूला, एरिया कितना हुआ? हाफ r² डी थीटा।
तो हम dA by dt कांस्टेंट होगा, ये प्रूफ करने जा रहा है, इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो dA by dt, dA कितना है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू, और नीचे dt है, और इसी d थीटा बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। हो गया कि नहीं हो गया? और देखिए अगर मैं इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2m, और एम आर स्क्वायर कितना होता है, एल बाय, ये एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एरियल वेलोसिटी का, और ये कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि एल कांस्टेंट है और मास भी, इसलिए एरियल वेलोसिटी, इसलिए इक्वल टाइम में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केप्लर्स सेकंड लॉ, या लॉ ऑफ एरियाज, एरियाज का लॉ। और ये भी किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। मैं इतना रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं क्यों, क्योंकि 2019 में यही सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एरियल वेलोसिटी। आंसर क्या, एल बाय, बात समझ में आया, पक्का। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने पूरा लगभग आपको पढ़ा दिया, जितना मैं रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाता हूं लगभग पूरा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड और इफेक्ट पढ़ ले थर्मल एक्सपेंशन का। आज का पूरा लेक्चर लगभग आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कंसंट्रिक है, क्योंकि टॉपिक्स क्या हैं, मिक्स्ड हैं, लेकिन जेईई मेंस और नीट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअली आप सोचे तो हर छोटा फॉर्मूला आपके जेईई मेंस और नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक चीज और जान लें, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कहो दिक्कत है, छोड़ दे, नहीं पढ़ना, कोई बचे बात नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज पढ़ना था, हम नहीं पढ़ा है, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है, किसी बुक में मिलेगा ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते ज्यादा, लेकिन एचसीबी में दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल, और हम जानना चाहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का इस पर क्या इफेक्ट होगा, इस पर क्या। तो चलिए टॉर्सनल पेंडुलम थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है, इस तरह से एक वायर होता है, इस तरह से क्या होता है, वायर, और इसके साथ इस तरह से एक डिस्क बना होता है, ये क्या होता है, और ये डिस्क ऐसे घूम सकता है, ऐसे करके डिस्क को हम लोग ऐसे घुमा के छोड़ दो, तो जो वायर है टाइट सा उसको ऐसे घुमा के छोड़ दो, ये डिस्क ऐसे ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम। और इस टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। क्या होता है, इस आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ, ये फॉर्मूला बहुत बार मिलेगा टॉर्सनल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स में भी मिलेगा। इस सी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, सी को क्या बोलते हैं, ये दिया रहे तो कांस्टेंट टर्म। लेकिन अभी हम लोग देखें कि हीट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के। हम लोग कह सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन I increases and so T increases। इस पे बेस्ड एक सवाल दिया हुआ है एचसी वर्मा में, तो मैं उसका थ्योरी भी लिख देता हूं पूरा। सवाल क्या दिया हुआ है कि लेट I naught is moment of inertia at 0 degree Celsius, moment of inertia at, तो I1 क्या होगा किसी T1 टेम्परेचर पर at T1 डिग्री सेल्सियस, बोलो, तो ये I1 कितना लिखेंगे, I0 into 1 plus
अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी तो T1 माइनस 0 T1 ही हो जाएगा ना। सॉरी यहाँ एक जगह गलती हो गया, आई नॉट कितना होगा 2 अल्फा T1 फॉर्मूला होता है। इसी तरह I2 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है T2 डिग्री सेल्सियस, तो I2 कितना होगा I नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा T2। और दोनों समय टाइम पीरियड भी क्या होगा, अलग अलग आगे सेम होगा, बोलना जी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परिवर्तन हो गया तो टाइम पीरियड में भी। तो क्या लिखोगे, T1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट I1 बाय C लिखेंगे ना जी। T2 का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो T1 बाय T2 क्या लिखेंगे, यहां से बताओ। T1 बाय T2 लिखेंगे अंडर रूट I1 बाय, अच्छा डिवाइड करिए I नॉट, तो क्या मिलेगा, रेशो निकल गया। तो अगर हम कहें कि T1 इनिशियल टाइम पीरियड है और T2 फाइनल टाइम पीरियड है, तो बताइए कितना परसेंट चेंज हुआ। तो चेंज लिखेंगे, उसमें डिवाइड करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहां के बाद मैथमेटिक्स है, और वो मैथमेटिक्स भी आप लोग का गुड़ गोबर होता है। ये है मान लो इनिशियल टाइम पीरियड, ये क्या है, और ये है फाइनल टाइम पीरियड, ये क्या है। तो अगर हम पूछे परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो क्या लिखोगे, मतलब फाइनल टाइम पीरियड माइनस ये हो गया डेल्टा टी बाय इंटू, बोलो ना जी, लिखेंगे क्या ऐसा, बोलो। परसेंटेज पूछे तो ये इसी से आ जाएगा, देखो T1 डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, T2 बाई T1 माइनस इंटू, और T2 बाई T1 कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, क्या बात समझ में आया, पक्का। बस थर्मल एक्सपेंशन बहुत पढ़ लिए, इस पर सवाल बनाइए, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। कुछ और चीजें बायोमेट्रिक स्ट्रिप, ट्राइमेट्रिक स्ट्रिप, तो समय मिलेगा तो कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।